नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट चेक के आज के एपिसोड में। आशा करते हैं आपको हमारे सारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। हमारा प्रयास है कि आपके सामने रोज जो हमारे सामने न्यूज़ आती है उनका विश्लेषण करें और उनके बारे में आपको बताएं। ज़रूरी हो जाता है उनका फैक्ट चेक करना, उनके असली या नकली के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि फैक्ट चेक से ही हम पता कर सकते हैं कि न्यूज़ फेक है या रियल में ऐसा हुआ है। तो ये जो फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, इससे बहुत तरह की अच्छे काम रुक जाते हैं और या तो एक साधारण आदमी के फेवर में हो या एक किसी गवर्नमेंट के फेवर में या किसी के खिलाफ हो। तो इस तरह से फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है इसका। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का हमने पहला जो न्यूज़ लिया है वो है द अहमदाबाद मिरर से। हेडिंग है द आर्टिकल रेफरेंसेस अ लोकल पॉलिटिकल कन्वर्सी इन्वॉल्विंग हाजी रकमुद्दीन। 28 जनवरी 2026 का ये आर्टिकल है, ये यानी कल का। हेडलाइन है इसका, सर SIR टिप्ड मैडनेस डिड हार्डी बिकम रकमुद्दू ऑफ पॉलिटिक्स। फैक्ट चेक में हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की, इसके बारे में समझने की कोशिश की। मैटर क्या है, ये अहमदाबाद का मैटर है, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको कवर करें। तो हम इसके बारे में आगे जब हमने जानकारी इकट्ठा की तो हमने पाया कि यह जो रिपोर्ट है वो सही पाया गया है। ये इस संदर्भ में है कि रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़ के लोक कलाकार व पद्मश्री सम्मानित हाजी रकमुद्दू के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 दाखिल किया गया था। फॉर्म 7 दाखिल किया गया था, उनको पता ही नहीं। कारण बताया गया कि आधार और वोटर आईडी के नाम अलग अलग दर्ज हैं। इस कदम पर राजनीतिक विवाद हुआ और विपक्ष ने इसे SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। बाद में मामले को लेकर काफ़ी आलोचना और सवाल उठे। तो सीधी बात है कि अगर गुजरात में देखें तो लोगों का आधार में नाम, चेक पर नाम, पैन में नाम सब अलग अलग होते हैं। कोई भाई हो जाता है, कोई कुमार हो जाता है, किसी का टाइटल पहले आ जाता है, किसी का सरनेम बाद में आता है। तो इस तरह से नाम में डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। बट आप किसी भी जीवित व्यक्ति को मृत नहीं घोषित कर सकते हैं। तो ये विवाद उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह फर्जी खबर नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अखबारी रिपोर्ट है जिसे राजनीतिक विवाद के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। ये सही रिपोर्ट है और जाने माने व्यक्तियों के लिए अगर इस तरह की चीज़ें की जा रही है तो उसका फैक्ट चेक और भी ज़रूरी हो जाता है कि पब्लिक के सामने उसको प्रेजेंट करना। आगे हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। हमने दूसरी खबर लिया है, एक्स पर एक पोस्ट है, ये 28 जनवरी 2026 का यानी कल का ही है। और फैक्ट चेक में ये इसमें रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश MP में आयुष्मान योजना मेडिकल माफिया के कब्जे में है। 1 करोड़ में अस्पताल खोलना, 2 लाख में रजिस्ट्रेशन देकर घोटाला चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा मैटर है। ये भी आप समझ लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं और ऊपर से लेके नीचे तक जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उसमें फर्जीवाड़ा भी होता है। फर्जीवाड़ा तो ये एक तरह से फैक्ट चेक भी हुआ कि ये हम जब फैक्ट चेक कर रहे हैं तो आपको उस फर्जीवाड़े के बारे में बताया जाए। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में है। यहाँ क्या दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अनियमितताओं की खबरें आई है, लेकिन उसके संदर्भ में वास्तविक रिपोर्ट ऐसे है। बहुत सारी खबरें आई हैं, उसमें जो हमने फैक्ट चेक किया है वो रिपोर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें कुछ अस्पतालों की आयुष्मान योजना में अनियमितताओं का या गड़बड़ियों के कारण मान्यता पंजीकरण रद्द किए गए हैं और कुछ पर कार्रवाई हुई है, जांच ऑडिट में दोष पाए जाने पर। कई बार फर्जी या संदिग्ध क्लेम के कारण न्यायालय प्रशासन ने अस्पतालों से पैसा वसूलने या ऑडिट बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी योजना मेडिकल माफिया की कब्जे में है। एक NHRC जांच में
डेमो के मिशन हेल्थ हॉस्पिटल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट और उससे जुड़ी अनियमितताओं की भी बात सामने आई थी, जिसे एनएचआरसी ने संज्ञान और गंभीर माना था। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरी योजना को मेडिकल माफिया के कब्जे में बताना सही नहीं है। योजना में अनियमितता, फर्जी क्लेम जैसे मुद्दे समय समय पर पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और उसकी जांच की जाती है। तो आयुष्मान भारत में जो 1 करोड़ का जो इस आर्टिकल में दावा किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी योजना आपके फर्जी है और उसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसमें डुप्लीकेट फेक पेशेंट्स आ जाते हैं या फेक क्लेम्स किए जाते हैं, ऐसी बातें। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हो रही है और इन चीज़ों को सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इससे जुड़ी संस्थाओं को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इसके तरफ जो भी उचित कार्रवाई है उसको सही करने के लिए उसको वो कदम उठाने चाहिए। बढ़ते हैं हमारे आगे की खबर की तरफ। ये तीसरा खबर जो हमने लिया है वो न्यूज़ लॉन्ड्री में पब्लिश हुआ है। प्रकाशन की तिथि आज की है 29 जनवरी 2026 को। इसमें क्या कहा गया है? हेडलाइन इसका है, ओनली 3 मीटिंग्स ऑन डेली एयर क्राइसिस बट गेस हाउ मेनी एयर प्यूरिफायर्स इन मिनिस्ट्री ऑफिस। Inside the environment ministry, top officials breathed filtered air. Outside Delhi, struggled to breathe. बहुत बड़ा फैक्ट बताया जा रहा है यहाँ कि इसमें बहुत बड़ा दोष भी लगाया जा रहा है कि इस तरह से दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ है और उस प्रदूषण के स्तर को आम जनता झेल रही है और जो सरकारी अफसर हैं वो अपने ऑफिस में बड़े बड़े एयर फिल्टर लगाकर उससे बचे हुए हैं। इसके बारे में हमने फैक्ट चेक किया, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो इसका जो सार है वो हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें तथ्य ये है कि पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवा पर सिर्फ 3 बैठकें आयोजित की, 16 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर 2025, जो प्रदूषण की समस्या की गंभीरता के हिसाब से काफ़ी कम मानी जा रही है। जितना बड़ा गंभीर मुद्दा है उसके मुकाबले सिर्फ 3 बैठक की जा रही है, ये बहुत कम है। मंत्रालय कार्यालयों में कुल 6 एयर प्यूरिफायर लगाए गए जिसकी लागत लगभग 2.65 लाख थी। इनमें से 5 प्यूरिफायर पर्यावरण राज्य मंत्री के कार्यालय में है। अब आप समझिए कि आम जनता का, पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हवा पानी एटलीस्ट शुद्ध मिले, वो नहीं होके ये अपने लिए 2.5 लाख का एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हुए ऑफिस में और आम जनता इसी तरह त्रस्त है। यह मुद्दा बड़ा क्यों है? दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अक्सर 400 प्लस खतरनाक स्तर तक पहुंचता है, जिससे सांस और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम बढ़ते हैं। वही मंत्रालय के उच्च अधिकारी दफ्तर में शुद्ध हवा में बैठते हैं जबकि बाहर लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यह रिपोर्ट का विवादित बिंदु है। दावा सही है या नहीं, तो हमने ये चेक किया तो दावा ये सही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 बैठकें हुई, 6 एयर प्यूरिफायर लगे हैं। यह तथ्य RTI दस्तावेज पर भी आधारित बताया गया है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और इसको सीधा सीधी ये अपने जो लोकतंत्र है जनता के लिए बनाया गया है, इसको बिल्कुल आप दूर कर रहे हो। इसको आप नेताओं के लिए बना रहे हो, नेताओं के लिए एयर प्यूरिफायर और बाकी सुविधाएं कर रहे हो। हमारे टैक्स के पैसे से हमने वोट देके आपको भेजा है, बट ये आप नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तो ये बहुत अभी मुद्दा जो है बहुत ही निम्न हम बोल सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए और सरकार को या कंसर्न अथॉरिटीज़ को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप प्लीज़ पब्लिक पैसे को पब्लिक के भलाई के लिए लगाइए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। यह भी एक एक्स पोस्ट पर किया गया है, आज ही किया गया है। दावा क्या किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में मिड डे मील मध्याह्न भोजन रसोइया हड़ताल कर रहे हैं। वे दिसंबर 29, 2025 से अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब बताइए, आज के महंगाई के समय में
अगर मजदूर को अपनी मजदूरी के लिए भी हड़ताल करना पड़े या उनको आंदोलन करना पड़े, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारत एक विकसित देश बन रहा है उसकी बात करते हैं, इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, और यहाँ हमारे मजदूर सड़क पर रह के और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी क्या, वो जायज मांग के लिए, अपनी कम जो प्रतिदिन की आय है उसको कम से कम मिनिमम आय करने के लिए। फैक्ट क्या है आगे चेक करते हैं हम इसके बारे में। तो वो वेतन की जो सच्चाई है, वो रसोइयों को अब जो अभी मिल रही है वो 66 रुपया प्रतिदिन का मानदेय मिलता है, सिर्फ ओनली 66 रुपीज। यू कैन इमेजिन, यानी महीना का 2000 रुपये। महीना का 2000 में आप कैसे अपने घर चलाएंगे। उनकी मांग है कि इसमें कम से कम 340 से 400 प्रतिदिन किया जाए। जायज मांग है, कितना ज़्यादा है, 340 से 400 रुपया सिर्फ मांग रहे हैं, वो भी देने में सरकार को प्रॉब्लम हो रही है। प्रदर्शन इसके खिलाफ हुए, प्रदर्शन में हिंसा भी हुई, उसका भी हमने फैक्ट चेक किया। तो हजारों मिड डे मील रसोइया, ज़्यादातर महिलाएं, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के बैनर के तले प्रदर्शन कर रही है। और बड़ी इसमें दुखद खबर यह है कि इसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 2 महिलाएं रसोइया रुक्मणी सिन्हा और दुलारी यादव की इलाज के दौरान मौत हुई। उनके परिवार संघ ने कहा कि वे विरोध में शामिल थी, लेकिन जब ऐसी बातें जब इंसिडेंट हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है। यहाँ भी यही हुआ, यहाँ बोल रही है कि वो नहीं थी, वो आंदोलन में शामिल ही नहीं थी। तो इस तरह की बातें। सरकार का क्या पेशकश है। सरकार का पेशकश है कि राज्य सरकार ने लगभग 16 रुपया से 17 रुपया प्रतिदिन का मामूली वेतन वृद्धि प्रस्तावित किया, लगभग 25% की वृद्धि, जिससे रसोइया पर्याप्त नहीं मांग रहे हैं। अब 66 रुपया या 65 रुपीज में 16 रुपया 17 रुपया बढ़ा रहे हैं प्रतिदिन। इससे क्या होगा, इसके जगह जो रसोई जो मांग की जा रही है 300 के करीब 340 से 400 रुपया करने के लिए, तो वो जायज मांग है। इसके लिए इतना मंथन करने की क्यों जरूरत हो रही है। ठीक है, भारत का ये क्या दर्शाता है, अब ये दिखाता है कि भारत के एक बढ़ते हुए विकसित भारत में एक भारत ऐसा भी है जो कि बिल्कुल ही नीचे जा रहा है या उसकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। रसोइयों की स्थिति बेहद कठिन है, लेकिन यह कहना यह पूरी तरह छुपा हुआ विषय है। कुछ ज़्यादा विश्लेषण हो सकता है। इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट भी चल रही है। संक्षेप में कहा जाए तो रसोइयों का हड़ताल कर रहे हैं 29 दिसंबर से, सही है। वर्तमान वेतन 66 रुपया प्रतिदिन है, वो भी सही है। मांग 340 रुपया प्लस प्रतिदिन करने की है, वो भी सही है। 2 रसोइयों की मौत हुई है, वो भी सही है। सरकार भले इसके लिए ना कर रही है। सरकार ने 16 रुपया प्रतिदिन बढ़ाने की पेशकश की है, ये भी सही है, भले ये जोक हो, ये जोक जैसा ही लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे अपनी आगे की खबर की तरफ। यह लिया है हमने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से, जो 29 जनवरी 2026 को आज के दिन प्रकाशित हुआ है। इसका शीर्षक है ECI मिसलीडेड द सुप्रीम कोर्ट ऑन SIR इन वेस्ट बंगाल। अब ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, कि वो सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह कर रही है, उसको भी अलग फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमने आर्टिकल जो है वो इसका विश्लेषण किया, इसको समझने की कोशिश की। तो हमें कुछ जो पॉइंट्स है वो समझ में आए। पहले जो दावा किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दावा यह किया जाता है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी और कहा कि नोटिस विधानसभा स्तर के अधिकारियों ने मन लगाकर जारी किए, जबकि हकीकत में केंद्रित सॉफ्टवेयर द्वारा बड़ी मात्रा में जनरेट किए गए नोटिस थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का यह दावा करता है कि यह एक झूठा दलील थी। बात क्या है, यहाँ बोलने की ये कोशिश की जा रही है कि SIR के द्वारा, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये आरोप लगाया है कि SIR का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे न्यूज़ जो थे, लोगों की जो फॉर्म्स थे, और जो उसमें विधानसभा का स्तर के लेवल के लोगों ने उसके बारे में जानकारी पहले छानबीन की और उसके बाद उसको प्रकाशित किया या सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया।
तो इसको चैलेंज दे रही है ये आर्टिकल कि नहीं, ये आप मैनुअल नहीं किए हो, बल्कि ये आर्टिफिशियल तरीके से ये जो एआई का समय है इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर में बड़ी मात्रा के जनरेट किए गए हैं। रिपोर्ट्स क्या रिपोर्ट्स रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह दावा किया है? पहले तो हम ये जानेंगे कि ये दावा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही किया है। तो हाँ, उस लेख में रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ही कहा गया है कि ईसीआई ने कोर्ट में यह कहा कि स्वचालित ऑटोमेटेड जनरेटेड नहीं है और नोटिस लोकल अधिकारी खुद समीक्षा के बाद भेज रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार पुख्ता सबूत बताते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा नोटिस अनटेस्टेड और केंद्रित एल्गोरिथम से बड़े पैमाने पर जनरेट हुए और स्थानीय अधिकारी केवल उसे साइन ऑफ कर रहे हैं। बहुत बड़ा खबर है। फैक्ट जो है सामने जो है, एसआईआर की प्रक्रिया में जो चीज़ फॉलो होने चाहिए, जिस तरह से अधिकारियों को काम करना चाहिए, उससे बचकर, उससे छोड़कर सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जा रही है। तो ये है रिपोर्टर्स जो कलेक्टिव, उसका दावा। आगे क्या बोल रही है कि इसने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया, उसके बारे में भी हम आगे जानना चाहेंगे। तो सरकारी आधिकारिक सूत्रों में ऐसी कोई पुष्टि नहीं मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा हो कि ईसीआई जानबूझकर भ्रमित किया। कोर्ट ने प्रक्रिया पर टिप्पणी की, जैसे कि एसआईआर के आदेश में नागरिकता सत्यापन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ये अब देखो, आप फैक्ट रख रहे हो कि ठीक है, आपने बहुत सारे काम किए, हर चीज़ आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद आपने इस चीज़ को सामने रखा है, तो इस पर जो क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क ये हो रहा है कि आपने वेरीफाई ऑन ग्राउंड लेवल पर किया ही नहीं है। आपने सिर्फ अपनी खानापूर्ति की है और उसको आपने प्रेजेंट किया है। कोर्ट का इसमें सीधा आदेश ये है कि वो सीधा सीधी ये नहीं बोल रही कि ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसे गुमराह कर रही है, पर जरूर इस तरफ इशारा करती है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि जो आपने तरीका अपनाया है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, वो तरीका को नागरिकता का सत्यापन का स्पष्ट जो उल्लेख होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या किसी और वोटर आईडी के थ्रू उसकी नागरिकता तय होगी। ये सब चीजें आपने स्पष्ट नहीं की है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं कुछ चला रहे हैं। आपके जो वोटर्स आपके फेवर के हैं उनका आप हर चीज मान रहे हो, नहीं है तब भी मान रहे हो कि दे आर लिविंग, और जो है और वो अपना प्रूफ भी आपको दिखा रहे हैं, पर आप बोलते हो नहीं है ये प्रूफ मान्य नहीं है। आधार में नाम सेम चाहिए, पैन में नाम सेम चाहिए, चेक में नाम सेम चाहिए, वोटर आईडी में नाम सेम चाहिए। अरे सारा नाम आप ही ने क्रिएट किया है, ये आईडी, ये सारा जो मैटर है ये सरकारी कागज है और सरकारी कागज को आप झुटला रहे हैं। अब इतने बड़ा है, अभी इससे ज्यादा क्या खुल के आप चोरी करिएगा? इससे ज्यादा बड़ा कुछ ब्लैकमेलिंग या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? ये भी क्या बोला जाए, अब इंडिया में इस तरह की चीजें हो रही है, खुलेआम हो रही है, लोगों को दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है, तब भी ईसीआई देखो, मैं छोटा आदमी हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता, पर हाँ जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को ध्यान दें, भारत का लोकतंत्र को बचाए रखें, भारत के लोगों की नागरिकता को बचाए रखें, और जो वोट का अधिकार है, वोट से जो कुछ किया जा सकता है, आप प्लीज़ उसको मेंटेन करें। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष ऐसे आप समझ ही गए होंगे, इसका निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक नहीं कहा, बल्कि टिप्पणी जरूर की है और चुनाव आयोग को इशारा किया है कि आप सुधर जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी खबर जो है वो भी एक आर्टिकल से लिया गया है 29 जनवरी 2026 को। इसमें कहा जा रहा है, द यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट हैज मूव्ड फ्रॉम इंडिया +91 टू पाकिस्तान +92। अब ये जो खबर है, देखो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारी खबरें हमारे सामने सही होती है, बहुत सारी खबरें झूठ होती है, तो उसका पहचानना, समझना, सोचना, उसके बाद ही आगे उस पर कुछ फॉरवर्ड करना या यकीन करना। तो यहाँ भी उसी तरह से एक भ्रामक चीज प्रेजेंट किया गया है एक एक्स यूजर के थ्रू। वो लिखते हैं कि यूएसडी का जो आईएनआर एक्सचेंज रेट है वो इंडिया के +91, जो टेलीफोन से कनेक्ट, मतलब हम यूज करते हैं कि इसका कोड, टेलीफोन का इंडिया में जो कोड होगा वो +91 होगा, उसके जगह वो बोल रहा है कि यूएसडी
पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, +92 की तरफ जा रहा है, जो पाकिस्तान का टेलीफोन का कोड है। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टॉप्स अफगानिस्तान +93 एंड श्रीलंका +94। इन केस यू डिडंट गेट इट, दिस इज SAAR कास्टिक पोस्ट। अब देखो, अब ये चीज समझने की, अगर जिसको पता नहीं है, जिसको थोड़ी सी समझ नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है, वो समझ सकता है कि ऐसा आपने USD और INR एक्सचेंज जो रेट है उसको टेलीफोन कोड में जोड़ने की कोशिश की है। टेलीफोन कोड से उसकी आप दिखा रहे हो कि +91 भारत का है, +92 तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान आगे है। तो इस तरह से फैक्ट चेक में हमने ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल भ्रामक पाया, बिल्कुल व्यंग कहा जा सकता है, झूठा और जोक इसमें लिखा गया है। या पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के जो कोड है +91, +92, +93, +94, उससे रिलेट करके दिया गया। पोस्ट में एक्सचेंज रेट को कॉल रिकॉर्डिंग से जोड़कर व्यंग, सरकास्टिक जोक किया गया है। कोई आधिकारिक तथ्य नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह मजाक। अब आप अगर इस रिपोर्ट को सही मान लेते हैं, ये जो पोस्ट है इसको सही मान लेते हो, इस पर आप डिबेट करने लगते हो, उसको आगे भेजने लगते हो, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम रोज जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स ला रहे हैं, कुछ न्यूज़ ला रहे हैं, उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ यही मकसद है कि आपको अवेयर करना, आपको हर न्यूज़, हर सच्चाई से अवगत कराना। फैक्ट चेकिंग के थ्रू हम बहुत सारी न्यूज़, फेक न्यूज़ को अपने जो सोशल मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया में हो या डिजिटल मीडिया में हो, उसको हटा सकते हैं, इस ट्रेंड को हटा सकते हैं। और इसको बिल्कुल पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ी समझदारी दिखा के हम जरूर अपने आप को और अपने समाज को, साथ में अपने देश को भी बचा सकते हैं। तो हम आपसे अपेक्षा यही रखते हैं कि आप फैक्ट चेक करिए, हर न्यूज़ का फैक्ट चेक करिए, छोटी बड़ी, सोशल मीडिया पर या पोस्ट न्यूज़पेपर पर जो न्यूज़ है उसकी, लेकिन फैक्ट चेक किए बिना, बिना सोचे समझे जानकारी के आप उस न्यूज़ को ना आगे भेजिए, ना ही आप उस पर कुछ रिएक्ट करिए, उल्टा आप उसको रिपोर्ट करिए। तो रिपोर्ट करने से क्या होगा कि वो एटलीस्ट उसका ग्रेड डाउन होगा, उस पर अटेंशन जाएगा, उसको सरकार भी ध्यान में रखेगी, उसको जो वेबसाइट है वो भी ध्यान में रखेगी, और उसकी वास्तविकता तय करके उसको पोस्ट को हटाया भी जा सकता है। तो आप समझ लीजिए, अपने खुद को नहीं, सबको बचा रहे हैं। फेक न्यूज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट चेक इसी के लिए चाहिए, और हम उसका ही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग सुरक्षित रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार अगले कुछ और नए न्यूज़ और नए फैक्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।